नमस्कार मित्रों, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, दशहरा निकल गया है और दिवाली आने वाली है। बाजार में रौनक है और रौनक के लिए सोने से ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? और ख़ास तौर से जब त्योहार हो, दिवाली हो तो लगातार सोने की बात होती रहती है। सोना है, चांदी है, ज़ेवरात है, सोने के सिक्के भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं और आजकल सोने के भाव लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये सोने में जो इतना उछाल है, इतनी चमक है, वो कैसे बढ़ रही है? क्या हो रहा है? क्या आपको सोना खरीदना चाहिए? कैसे खरीदना चाहिए? और क्यों इसके दाम बढ़ रहे हैं? सब पर बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बिज़नेस, बॉलीवुड एंड वाजपेयी में। वाजपेयी साहब का सोना खरीदने का और सोना रखने का पुराना शौक भी है और वो सब कुछ जानते भी हैं इस बारे में। आपने उनका जो हिट शो है द एन शो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर बिज़नेस की, व्यापार की, इंडस्ट्री की हर बारीक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हम समझते हैं सोने के भाव, सोने के दाम, सोने की चमक और सोने की खनक का मायने क्या है। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस खास शो में, जिस पे चर्चा हम करें। त्योहारों की बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको भी। जी। मैंने कि सोने की चमक की बात हो, सोने की खनक की बात हो तो आपसे बेहतर कौन समझा सकता है इस बात को? हमें सोना आता है, मैं 8 घंटे 10 घंटे सो लेता हूँ। इसके अलावा हुँ। जानता नहीं। सर वो सोना इस सोने से कीमती नहीं, इस सोने ने हमारी तंदुरुस्ती नींद उड़ा 1000 रखी है। गुना इस सोने ने नींद उड़ा रखी है। इस समय नींद उड़ा रखी है और अगर वो सोना घर में है तो और अच्छा सोना आता है, नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है। तो सोने की कहानी तो सर बड़ी इंटरेस्टिंग है और क्या पहले हीरे के लिए कहा जाता था हीरा है सदा के लिए, हमको लगता है सोना है सदा के लिए। जी, हीरा तो बेचारा उसका एक लैब हिस्सा ग्रोन है डायमंड भी आ गया है, हाँ, यस। लेकिन सोने का भी कोई विकल्प है नहीं। और आश्चर्यजनक सर ये है कि मतलब एकदम ताज़ी बता रहा हूँ आपको कि 10 ग्राम सोने का सिक्का आप खरीदेंगे तनिष्क से, तो जी, 1,28,000 रुपए का मिलेगा। 1,28,000 का सिक्का 10 ग्राम का। 10 ग्राम का सिक्का। इतना बाप महँगा रे! सोना तो क्योंकि इतना उसमें महँगा? जीएसटी मेकिंग मिला के हाँ, हाँ। 1,28,000 का। सर देखिए कमोडिटी जो होती है ना, जो सोना, चांदी या दूसरी, इन कमोडिटीज़ में क्या होता है कि हम लोगों के घरों में ये कहा जाता था कि सोने को लेकर के खास तौर पे कि सोना हर घर में आपको मिलेगा। भारत का कोई भी परिवार गरीब हो, अमीर हो, थोड़ा ज़्यादा जिसकी जो जैसी हैसियत है, हैसियत है वो सोना ज़रूर ज़रूर रखता है। हाँ, मतलब इसीलिए शादियों में भी देने का चलन है या जो अमीर लोग हैं वो अदरवाइज़ भी देते रहते हैं। सोना एक पारंपरिक तौर पे हमारे घरों में, परिवार में होता था क्योंकि सोने की सबसे पहले बात तो सबसे विचित्र और सबसे विशेष गुण इसका ये है, लोग कहते हैं कि सोना अगर आपके पास है ना, तो 24 घंटे 365 दिन और इस धरती के किसी भी कोने पर आप इमीडिएटली बेच सकते हैं। एकमात्र हाँ, कमोडिटी है। हाँ, ये नहीं है कि बैंक बंद है, चेक नहीं कुछ चलेगा, नहीं, छुट्टी हो गई है, कुछ नहीं। रात में 2 बजे फ़ोन करो आप, और करेंसी भी है कि नोट है तो यहाँ नहीं चलेगा, डॉलर है तो वहाँ नहीं चलेगा चलेगा, येन है तो वर्ल्ड अमेरिका नहीं वाइड। चलेगा। यस। राइट। तो ये जो सोने का गुण है ना, इसकी वजह से सोना हर आदमी के घर में मिलेगा, हर आदमी इसको खरीदता है और ये एक समय में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा साधन बन गया था। लोग सोना ज़रूर रखते थे, क्योंकि वो अपना एक सेफ है, धीरे-धीरे चलता रहता है, उसका रिटर्न भी बनता है और आपको एक अंदर से मजबूती महसूस होती है, सब कुछ चला जाएगा तो कम से कम सोना तो ये आपके पास बचा रहेगा, रहेगा। आप कभी बेच सकते हैं। ज्वेलरी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो आप उसका फैशन भी कर लेते हैं, घर में बहुत खरीदा जाता है। अब आप सोचिए कि इस देश में इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करो, ज़मीन खरीद लो, मकान खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, शेयर मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। लेकिन सोने ने पिछले 25 साल में सबको बीट कर रखा है। 25 साल का उसका एवरेज रिटर्न 13% 13% है, मेरे ख्याल से सबसे सालाना, ज़्यादा होगा। सालाना 13%। अभी तो पिछले आप डेढ़ 2 साल में देखेंगे दुगना हो गया है। ढाई गुना हुआ है पिछले 2 साल में। क्या बात! तो आप सोचिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट में एक बड़ी अच्छी थ्योरी चलती है कि जो सबसे कम जानकार व्यक्ति होता है ना, वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादा ज्ञान लगाओगे, डेढ़ अकल लगाओगे तो पैसा बनेगा नहीं। तो ज़्यादा चकड़-मकड़ मत करो। अब इसको
लाइटर नोट में कहें, सीरियस नोट में कहें कि आपके घर की महिलाओं ने जितने ने सोना खरीदा होगा वो आज आपको मुंह चिढ़ाएंगी कि आप तो दिन भर हाँ, लगे रहते हो, मेहनत करते हो, वो तो कोई इसमें तो दिमाग क्या लगाते नहीं, सोना खरीदते हैं। हमने तो एक बार खरीदा रखा, आज भी हमारा उतना रिटर्न जितना आपका है उससे ज्यादा ही है। तो ये ब्यूटी क्यों है सोने की, ये समझना चाहिए। ये तो भूमिका हम लोग बना रहे थे कि सोने की इंपॉर्टेंस महत्ता है। दरअसल सोना हमेशा से या शुरुआत में करेंसी की बैकिंग होती थी कि जो देश में करेंसी नोट है, फिएट करेंसी है, उसके लिए बैक होता था सोना। लेकिन 40, 50, 60 साल पहले और 70 साल पहले इसकी बैकिंग खत्म कर दी गई थी, इसका संबंध तोड़ दिया गया था। ये शुरुआत यूएस में हुई कि भाई सोने की बैकिंग थी हाँ, पहले पहले डॉलर के ऐसा साथ। मैंने सुना था कि ऐसा कहा जाता है कि भाई आप नोट उतने ही छाप सकते हैं जितना पैसा आपके पास बैंक में सोना है आपके पास। यस, वो सोना उसका हेज होता था कि जैसे आप देखिए रुपए में क्या लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर यस, दिस अमाउंट, यस। ठीक है। अब ये नहीं लिखा रहता कि आप उतना हम आपको 1 रुपए बराबर का सोना देंगे। हाँ, कहीं 70-80 साल पहले ये बैकिंग होती थी कि सोना आपके अंडरलाइंग एसेट के तौर पे कि बैक होता है, उसका हेजिंग होती थी सोने की। लेकिन एक राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये संभव नहीं है कि जितनी करेंसी छापेंगे उसके बैक हेज करने के लिए सोना ही चाहिए, अंडरलाइंग एसेट हाँ, सोना नहीं हो सकता। वो बात सही भी थी क्योंकि इतना सोना नहीं है दुनिया में, इतनी खुदाई इतनी माइनिंग कहाँ हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे उसका संबंध खत्म किया तो फिर डॉलर की छपाई सरकारों ने खूब करी, मतलब जोरदार तरीके से। जो 1950-60 में बेबी बूमर्स का दौर था यूएस में, तब एक नए दौर से यूएस गुजर भी रहा था, जो जो एक्चुअली हम लोगों के यहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, वो वहाँ वो 50-60 में हो रहा था। तो उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी और बाकायदा फिर तमाम इश्यूज़ से निकल के आ रहे थे और अमेरिका उसमें राइज़ कर रहा था बहुत तेज़ी से, क्योंकि 45 का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से उसके जो राइज़ चला वो 20, 25, 30 साल तक चला। तो जब गोल्ड का रिलेशनशिप खत्म हुआ ना, तो फिर डॉलर की महत्ता तय हुई और फिर पूरी दुनिया में डॉलर एक ऐसी करेंसी हो गई जिसने गोल्ड को एक तरीके से रिप्लेस किया। तो वो रिजर्व करेंसी नहीं रह गया गोल्ड। तो लेकिन गोल्ड की महत्ता नहीं कम हुई। गोल्ड तभी भी उतना ही पॉपुलर, प्रोमिनेंट और मजबूत था दुनिया के मजबूत अलग-अलग बना रहा। कोनों में कि वो रिजर्व करेंसी नहीं रह गया था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब ओवर होने लगा तब गोल्ड में रिसर्जेंस आने लगा क्योंकि गोल्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, करेंसी तो आप छाप सकते हैं। ये कोई दूसरी धातु, चांदी है, कॉपर है, निकेल है, जिंक है, लोहा है, ये सब बहुतायत में उपलब्ध है। सोना रेयर कमोडिटी और है, उसके उतनी रेयर। ज्यादा है, तो इसीलिए इसको मानक बनाया गया और सोने पे ट्रस्ट है। देखिए विजय जी, एक फिलोसफिकल चीज है, किसी भी चीज को आप करेंसी मान सकते हैं। कल को हम कहते हैं कि आलू करेंसी है और इस पर 10 लोग विश्वास कर दें तो आलू करेंसी हो जाएगी, उसको हाँ, उतनी महत्ता मिलेगी। तो वो महत्ता के पीछे गुण ये होना चाहिए कि उसकी स्कार्सिटी है। तो गोल्ड की कहानी वहां से शुरू हुई, धीरे धीरे हुआ, लेकिन गोल्ड हमेशा से इन्फ्लेशन का, महंगाई का, डेट का हेज था। उसके अगेंस्ट चलता, महंगाई बढ़ेगी, अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो सोने के भाव बढ़ने लगता है। जी, तो उसकी वजह से ये हुआ कि बुजुर्गों ने कहा कि सोना जरूर खरीदना चाहिए घर में, क्योंकि ये मुझे बहुत लॉजिकल बात लगती है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोचें कि अगर आपके पास 1 तोला सोना है और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार है, तो 1 महीने खर्चा है, किसी भी टाइम फ्रेम में इसको आप टेस्ट कर लो। 2008-9 में या 6-7 के आसपास सोना 8,000 रुपए तोला था। तब एक घर के महीने खर्चा 8,000 में चल जाता था। आज 1,20,000, 1,10,000 है, तो तो 1 उतने में लाख चल तो रहा होगा, चल रहा होगा। मतलब आप अपने कह अपने रहे हैं घरों 1 में तोला सोना आपके पास हो तो महीने भर आप आराम से रह सकते हैं, बिना चिंता आराम के। से, यस, ये सेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ी जोक चलती है कि पहले 1 तोले में कार मारुति मिलती थी, अब 1 तोले में डिफेंडर मिलती है। 1 किलो में डिफेंडर मिलती है। एक जी, 1 केजी गोल्ड इज इक्वल टू डिफेंडर, और पहले वो डिफेंडर मारुति था तो गोल्ड ने बल्कि एप्रिशिएट कर लिया। एप्रिशिएट इसका किया। मत हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि सोने की कीमत तो वहीं पे है। सोना की कीमत क्या बढ़ेगी? सोना स्टैटिक है, करेंसी आपकी डिवैल्यू हो रही है। डॉलर की कीमत, हुँ, रुपए की कीमत, येन की कीमत, कम हो रही है डिप्रिशिएट। रेनमिनबी, इसकी कीमत डिवैल्यू होती है, इसलिए गोल्ड की कीमत तो वही है। गोल्ड में तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं हुई, हुँ, आपकी करेंसी से फ्लक्चुएशन से गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। तो इसलिए गोल्ड लगातार महंगा होता है। और अब अचानक से पिछले 3-4 साल में क्या हुआ? गोल्ड के साइकिल्स आप देखेंगे तो वो 8-10 साल खूब चलता है,
फिर वो एकदम ठंडा पड़ा रहता है, फिर वो खूब चलेगा, फिर ठंडा पड़ेगा। तो जब इसकी स्टडी की गई पिछले 50-100 सालों में, तो देखा गया कि इसका सीधा संबंध डेट और करेंसी से है, कि कितना कर्ज दुनिया भर में आ गया है, कितनी ज्यादा फ्लोटिंग करेंसी है। जैसे एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, M2 बोलते हैं उसको। M2 का मतलब होता है सिस्टम में जितनी करेंसी फैली हुई है प्लस डिपॉजिट्स जितने हैं। तो ये लिक्विड मनी है, कभी भी आदमी खर्च कर रहा है चार, तो वो कितनी तादाद में है उसके हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है। तो ये साइकिल्स में चलता है। तो आपको याद होगा कोविड से लगातार दुनिया की सभी सरकारों ने खूब नोट छपाई की। जी। अमेरिका उसमें नंबर 1। नंबर 1। तो अमेरिका ने पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 के बीच में 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की डॉलर छापे, और उन्होंने खूब पैसा अपने लोगों को बांटा, सिस्टम में डाला। अपने यहाँ उतनी छपाई नहीं हुई या हुँ, बहुत कम हुई अपने यहाँ। कम हुई तो है। उसकी वजह से उनका डेट मतलब देश का कर्ज, अमेरिका जैसे देश के ऊपर उनका जो कर्ज है, वो उनके कुल, जिसको हैसियत कह लीजिए आप जीडीपी, उससे ज्यादा। जीडीपी। जी। डेट टू जीडीपी का रेशियो जो है वो 120%, 37 ट्रिलियन हमारे डॉलर यहाँ का तो कर्ज। इसी पर बहस होती रहती है कि भाई डेट टू जीडीपी को थोड़ा-सा कम करके रखें, रोज़ाना यही बात होती है, प्रधानमंत्री तो जी भी इस बात हमारे को यहाँ तो उठाते हैं। हमारे यहाँ भी कर्ज को बहुत कम है, लेकर हमारे यहाँ 80% के आसपास है, हमारे जी, यहाँ 80% है। तो जी, 80% मतलब एकदम जिसको होता है ना कि थिन लाइन पे आप खड़े हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन वहां तो 120% है, जापान में 250% है। ये सब जापान करेंसी का एक्सपोर्टर है, वो तो येन एक्सपोर्ट ही करता है। तो जी, उसके कॉन्टेक्स्ट में लास्ट 5 इयर्स में गोल्ड में ये दिन दूनी रात चौगुनी तेजी हुई कि 2.5 साल में 2.5 गुना हो गया, पिछले राइट। 2022 अक्टूबर से आज की तारीख में, यानी पौने 3 साल में 2.5 गुना हो गया गोल्ड का भाव, 1600 से सीधे इतना आके बड़ा 4,000। इत इतना बड़ा तो कोई भी किसी में भी उछाल नहीं होगी, म्यूचुअल फंड में या बैंक्स में या किसी में। नहीं नहीं नहीं, इतना इतना कोई नहीं दे सकता। मतलब हुँ, 250% का रिटर्न इम्पॉसिबल है कि आपको कोई एसेट क्लास दे। चांदी में भी यही हुआ। अब दोनों छोटे भाई बड़े भाई ऐसा संबंध है, तो चांदी में भी हुआ। तो गोल्ड की कहानी सिंपल ये समझिए आप कि जब भी महंगाई बढ़ेगी, जब भी कर्ज बढ़ेगा, तो गोल्ड की कीमत ऊपर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लेशन के हेज में उसको लेके चलते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड की ये कीमत आज हमको देखने को मिल रही है कि 1,28,000 का एक सिक्का मिल रहा है। 24 कैरेट 999 जिसको बोलते हैं, वो 1,20,100 कुछ रुपए का भाव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये कहानी गोल्ड की है, और ये लगातार अभी कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं कि ये कम होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यदि आज भी जो महँगा है, वो सस्ता ही है सोना, यदि इन्वेस्ट कर दे तो? ये थोड़ा-सा सलाह जैसी हो जाएगी कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ, खरीद लो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गोल्ड की सलाह मैं नहीं दे सकता। जी, लेकिन जब हम लोग डेटा में जाके देखते हैं ना, तो इतिहास पढ़ो उसका कि गोल्ड कैसे बिहेव करता है। जी, तो अगर आप उसकी फ्लोटिंग करेंसी और गोल्ड का संबंध देखेंगे, तब भी लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। जब कर्ज वाला आंकड़ा देखते हैं, तब भी जाता है कि ऊपर जाने की संभावना इसमें बनी हुई है। इमीडिएटली आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत भाग गया, अब तो गिरना चाहिए। किसी भी समय गोल्ड की प्राइस नीचे आनी चाहिए। लॉजिकल भी लगता है हाँ, इतना भाग गया तो अब गिरना चाहिए। लेकिन जब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो गोल्ड की कीमतें आपको लगेगा कि यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकती हैं। ये मेरे अपने व्यू नहीं, गोल्डमैन सैक्स ने तो 4,000 का भाव अभी दे दिया है। कुछ लोग 6,000 का भाव दे रहे हैं, कुछ लोग $7,000 का भाव दे रहे हैं। मतलब $7,000 का भाव तो मतलब हो गया कि यहाँ से भी और 1 लाख रुपया और जुड़ जाएगा उसमें। ऊपर जुड़ जाएगा। इसके पीछे एक इमीडिएट कारण भी है सर। जो इस जो गोल्ड की जो लिक्विडिटी की थ्योरी है, सबसे ज्यादा गोल्ड कौन खरीद रहा है, जो जिसकी वजह से ये गोल्ड में इतनी अचानक से रैली आई। तो 3 तरीके के प्लेयर हैं इसमें जो गोल्ड में दिलचस्पी रखते हैं। एक, ज्वेलरी बहुत खरीदी जाती है। एक, सरकारें खरीदती हैं, मतलब केंद्र बैंक जो होते हैं, आरबीआई या फेडरल रिजर्व उस टाइप के, सेंट्रल बैंक्स जो हैं। सेंट्रल बैंक। और तीसरा इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है जिसमें ईटीएफ होते हैं, जो कॉइन खरीद रहे हैं, बार खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं। तो ईटीएफ है गोल्ड के बहुत बड़े बड़े, अमेरिका में या भारत में भी गोल्ड फंड चलते हैं। तीनों तरफ से डिमांड आती है। तो ये डिमांड का बेसिक कारण तो वही है कि डेट बढ़ रहा है, वही, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। इस बीच में एक नया प्लेयर जो हमेशा इतना नहीं खरीदता था, सेंट्रल बैंक्स यानी देश, उसने वो भी खरीद। अचानक से बहुत ज्यादा कर दिया। मतलब उनका एवरेज था 450 टन वो खरीदते थे, अब वो 1,000 टन खरीद रहे हैं। इतना गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि चाइना, हाँ, ये इंडिया, पोलैंड, जर्मनी, रशिया में
सऊदी अरब में, हर जगह खूब गोल्ड खरीदा जा रहा। उसका कारण ये था कि अब थोड़ा सा ये समझिए कि हम लोग के पास जो बहुत रिजर्व होता है, उसका कुछ हिस्सा हम अमेरिका के बॉन्ड में लगा देते हैं, अमेरिका में निवेश कर देते हैं। और आपसे ये कहा जाए कि हम आपका बॉन्ड जब्त कर लेंगे वहां पे, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे साहब तो यार इससे अच्छा तो हम गोल्ड ही खरीद लें। गोल्ड ही खरीद लेंगे, घर पर रखेंगे। सिंपल, बैंक में हमने एफडी के पैसा डूबने का खतरा है, तो हमको इससे अच्छा तो हम सोने रख लें यार। एग्जैक्टली ऐसा हुआ जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का जो डिपॉजिट था, बॉन्ड था, उसको फ्रीज कर दिया, अमेरिका ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हुई। तो इससे वो कंट्री को डैमेज हुआ, उसको दिक्कत हुई। तो पूरी दुनिया के दूसरे देशों ने ये सोचा कि ये तो हमेशा हो सकता है, किसके संबंध किससे कब खराब हो जाए और सामने हाँ, वाली ये तो पार्टी पता कहते हैं कि नहीं। हम आपको फ्रीज कर देंगे। तो और वहां से ट्रम्प साहब जब तक है तब तो ये भी नहीं पता कि किसी कारण से नाराज है वो, अचानक पक्का बिना रहे। मतलब के भी हो सकते हैं वो कब गुस्सा हो जाए पता ही नहीं है। अब इंडिया से अचानक से इतना गुस्सा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई हाँ, अच्छा हमने क्या कर दिया। तो उसकी वजह से बहुत सारे देशों ने अपने रिजर्व को जो बॉन्ड में था, डॉलर में था, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब जब आप गोल्ड में कन्वर्ट करो तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल बैंक की बाइंग बहुत जबरदस्त तरीके से गोल्ड में बढ़ गई। चीन ने इसमें सबसे ज्यादा लीड ली, क्योंकि चीन का निवेश बहुत ज्यादा था, तो उसने निवेश काफी कम किया, उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया। गोल्ड में कन्वर्ट किया। वैसे ही भारत ने भी काफी गोल्ड खरीदा है, भारत की सेंट्रल बैंक ने भी खरीदा है। हम और कंज्यूमर के तौर पे भारत और चीन के लोग दबा के सोना खरीदते हैं, उनको बहुत प्रेम है सोने से, तो वो तो चल ही रहा है। चल ही रहा है। अब ये जब अचानक से एक नया प्लेयर आके इतना खरीदने लगा, जब देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, रिपल इफेक्ट होता है। सब लोग, उन्होंने हाँ, खरीदा, देखा यार इतना डिमांड बढ़ रही है, तो ईटीएफ में लोगों ने निवेश करना शुरू किया। निवेश कर तो दिया जब तो आप वो और बढ़ ईटीएफ गया। में, हाँ, तो ईटीएफ का जिम्मेदारी है कि अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होनी चाहिए, तो ईटीएफ ने भी खरीदना शुरू कर दिया। तो ये दो प्लेयर की एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ने लगी। कंजम्पशन वाली डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, ज्वेलरी वाली डिमांड बल्कि गिर रही है थोड़ी सी, ज्वेलरी क्योंकि महंगा नहीं, इतना हो लेकिन गया वो है। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जैसे ट्रम्प साहब ने बॉन्ड को ब्लॉक कर दिया रशिया के, तो वो गोल्ड वहां पर खरीद के वहां रखेंगे तो उसको भी ब्लॉक कर देंगे, नहीं, कहेंगे गोल्ड गोल्ड भी वहां नहीं है। खरीद, अब हम वहां क्यों रखेंगे, हम अपने घर में रखेंगे। भारत ने भी अपना 100 टन गोल्ड मंगाया है, जहाज भर भर के गोल्ड जा रहे हैं। क्या लोग बात अपने है। देश में रखेंगे, हम अपने वॉल्ट में रखेंगे, हम अपने दूसरे वॉल्ट देश में में क्यों रखें? हाँ। तो क्योंकि जब देखिए ट्रस्ट वाला फैक्टर आ गया यहाँ पे, जब ट्रस्ट हाँ, ही नहीं इसीलिए रहा। मैंने कहा कि वो तो फिर गोल्ड भी वहां पर ब्लॉक कर देंगे। नहीं नहीं, हम अपने देश में रखें। डॉलर क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, हाँ, भरोसा नहीं होगा तो हम क्यों रखेंगे वहां पे। क्यों तो रखेंगे। इसलिए अपने अपने देशों में लोग गोल्ड रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। चाइना तो ये भी सुविधा दे रहा है कि आप हमारे यहाँ से जो भी माल खरीदते हैं उसका उसको पेमेंट येन में करिए। तो अब येन में करें तो मतलब क्या होगा, तो येन में खरीदिए और येन जो इकट्ठा हो जाए उससे गोल्ड खरीद लीजिए हमारे उसका यहाँ। गोल्ड खरीद लीजिए। और गोल्ड चाहे अपने देश में ले जाओ चाहे हमारे यहाँ ले जाओ, जैसे आपकी मर्जी। तो ये भी हो रहा है, लोग ये भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक तरीके से डी डॉलराइजेशन की स्टोरी जो आपने शब्द यूज किया वो भी इसमें प्ले आउट हो गई। तो जब भी करेंसी में इस तरह की चीजें आती हैं तो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए रिजर्व करेंसी के तौर पे गोल्ड बिहेव करने लगता है, जो कि इस समय कर रहा है। तो चौतरफा उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए कि वो क्वासाई रिजर्व करेंसी भी है, निवेश भी है, डर भी है, कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यू हो जाए तो उसमें भी गोल्ड, सोना ही उसको काम आएगा। तो जी। उसकी वजह से सोने में काफी ज्यादा ये आपको तेजी देखने को मिल रही है, और डेटा ये बताता है कि और ऊपर जा सकता है। ओ, लेकिन सर एक चीज समझाइए मुझे, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर भी सब लोग सोना खरीद रहे हैं और घरों में भी, मतलब हर स्तर पर हर आदमी की इच्छा होती है कि सोना खरीद ले, ठीक है। लेकिन उसको मैंने जितना अनुभव किया कि उसको भले ही लोग कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए साहित्य की बात है, लेकिन वो डेड इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। मैंने ज्यादातर समय देखा है कि जो हिंदुस्तानी है वो बहुत ही मुश्किल होती है तब सोने को रीयूज करता है। वो बरसों बरस दादी के जमाने से, दादी के जमाने से वो सोना चलता आ रहा है, वो वहीं का वहीं रखा है। और आजकल तो ऐसा हो गया आपके राज्य में कि लोग थोड़ा सा सोना पहनने से भी घबराते हैं। वो रखे रखेंगे, शादी में मिल गया, घर में खरीद लिया, लेकिन उसको यूज नहीं करते, बल्कि जो नकली ज्वेलरी होती है वो खरीद लेते हैं। तो वो और महंगा हो गया सोना। पहले 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदें, फिर उसको रखकर फिर 50,000 रुपए की कोई ज्वेलरी खरीदे। तो वो जो रीयूज उसका नहीं हो रहा, हाँ। उसको कैसे देखते हैं? मतलब ये भी तो एक चीज है ना।
म्यूचुअल फंड इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो मान लो क्राइसिस हो गया तो खरीद उसको बेच दिया, नॉर्मली ऐसा लोग करते हैं। घरों को भी लोग बेच देते हैं, 3-4 घर खरीद रखे हैं जैसे आपके पास है तो कुछ बेच देते हैं। लेकिन गोल्ड को रीसेल में, हालांकि आपके मित्र जो है वो गोल्ड को बेचने का और गोल्ड को लोन पर देने का विज्ञापन करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा डरता है लोन पर रखने पर भी, और बेचने को तो समझता है कि बहुत ही इज्जत की बात आ गई है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका विजय जी। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई खर्चा करना, सबसे पहले अपने आप पॉकेट का जो चेंज है उसको खर्च करते हैं। जी। फिर थोड़ा और बड़ा खर्चा है तो बड़ी नोट निकाल के आप खर्च करते हैं। फिर थोड़ा बड़ा खर्चा आ गया तो आप बैंक में जो लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है आपका सेविंग अकाउंट में, उसको आप उसको निकाल। फिर थोड़ा और बड़ा खर्चा है तो आप एफडी तोड़ाते हैं। फिर और खर्चा आ गया तो आप म्यूचुअल फंड भी तोड़वा लेते हैं। म्यूचुअल फंड में से फिर उसके बाद कोई ऐसी विपत्ति आ जाए कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा, तब आप सोना बेचते हैं। जी। उसके बाद शायद घर का भी नंबर आ जाता हो, घर भी बिक गया, तो मतलब कोई बहुत विकराल स्थिति पहुंचे। तो इसका जवाब ये है कि गोल्ड, ये बात सही है कि गोल्ड उतना प्रोडक्टिव एसेट नहीं होता क्योंकि वो एक जगह ब्लॉक हो जाता है। ये हम एज ए होल एक पिक्चर देख रहे हैं कि गोल्ड आया और तुलसी के पेड़ के नीचे गड़ गया, यस, और 100 साल तक गड़ा रहेगा। वो अनप्रोडक्टिव है, वो सर्कुलेशन में नहीं आया। ये हम वही एज ए कंट्री देख रहे हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप देखिए कि वो तुलसी के पेड़ के नीचे जरूर गड़ा है, लेकिन वो हमारी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। 8,000 वाला जो हमने गाड़ा था वो 1.25 लाख का है, 1.25 लाख का हो गया ना। तो वो बेचारा गड़े गड़े भी आपको कमाई दे रहा है, आपको फील कर रहा है कि आपके फीलिंग गुड, इसलिए एक बहुत फील गुड फैक्टर है सोने का। फील गुड फैक्टर, और आप कभी बेच सकते हैं ना उसको, आपको जरूरत नहीं, हाँ। इसलिए आप नहीं बेच रहे हैं। तो हर व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहता है। आपके देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, आपको बहुत डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, लोन का, गोल्ड का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, ये सब देश चिंता करेगा। इंडिविजुअल लेवल पे आदमी अपनी चिंता करेगा तो वो अपने पास गोल्ड रखेगा, भैया हमारे पास अंतिम सहारा तो यही है, हमारा लड़का इंजीनियर हो गया, धोखा दे गया, हमको पूछ नहीं रहा, तो गोल्ड में काम आएगा, कुछ काम आ जाएगा। गोल्ड के साथ उस तरह की फिलॉसफी जुड़ी हुई है, और वो पड़े पड़े भी आपको रिटर्न दे रहा है, इसलिए गोल्ड को निकाल नहीं पाया। एक हमारे जानने वाले फंड मैनेजर हैं, वो गोल्ड के धुर विरोधी हैं, और पिछले 10-12 साल से उन्होंने मुहिम चला रखी कि गोल्ड डेड एसेट है, इसको निकालने के तरह तरह के उपाय करने चाहिए, सरकार कुछ वीडीआईएस टाइप के लाए, गोल्ड निकले, कुछ नहीं हुआ और ना होगा। गोल्ड कोई नहीं निकालेगा अपनी जेब से या अपने घरों से, क्योंकि वो उसके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, गोल्ड जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब प्लस उसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि वो जो आपने जितने में खरीदा उतने का ही है, वो तो बढ़ भी रहा है। आजकल जिनके पास सोना, उनके चेहरे में सुनहरी चमक होगी, चमक होती है। देखिए साहब, हमने कहा था गोल्ड, तो गोल्ड इसलिए अनप्रोडक्टिव सर्कुलेशन में कह सकते नहीं है इकोनॉमिक्स के टाइम तौर पे, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे आप देखेंगे तो भैया वो तो नहीं निकालेगा। भैया सोना एक बार ले लिया है तो मैं तभी निकालूंगा जब उसके सिवा कोई चारा न बचे, कोई अंतिम विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अच्छा, दूसरे क्या है, जितने भी बड़े बड़े लोग ये ज्ञान देते हैं, फंड मैनेजर, ये कि गोल्ड में नहीं है, म्यूचुअल फंड में डालो, इधर डालो, उधर डालो, स्टैंडर्ड फार्मूला कहता है कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन में गोल्ड का हिस्सा होना चाहिए। सबके 10-5% जो सुझाव दिया जाता है समय अनुसार, आजकल थोड़ा ज्यादा कर दिया है, बल्कि फंड भी चल रहे हैं, मल्टी एसेट फंड में आप देखिए तो 20% तक गोल्ड म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं। और जितने रईस धन्ना सेठ है इस देश के, क्या उनके पास गोल्ड नहीं है? कुंटलों में होगा, कुंटल में होगा उनके पास, तो कर उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन एक चीज और याद आई मुझे, ये समझाइए कि ये कुछ बैंक्स गोल्ड बॉन्ड भी बेचते हैं या खरीदते हैं, जिसके लिए एक गोल्ड बॉन्ड, पता नहीं आजकल, पहले एक स्कीम चला करती थी गोल्ड बॉन्ड की, कि आप उस जितने का भाव चल रहा है उतने का गोल्ड बॉन्ड खरीद ले। क्या वो भी कुछ उतना ही फायदेमंद चीज है या क्या है, उसका क्या मसला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सरकार ने शुरू किया था विजय जी, अब बंद कर दिया, अब गोल्ड बॉन्ड सरकार इशू नहीं कर रही। हाँ, वो बंद कर दिया। तो उसमें था कि आपको मतलब गोल्ड बॉन्ड आप ले लीजिए, उसमें ब्याज भी मिलता था। हाँ, एक जमाने पहले शुरू हुए थे शायद वो। हाँ, वो काफी पहले शुरू हुए थे, पिछले से पिछले बजट में उस स्कीम को सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि गोल्ड की बढ़ती कीमतों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको देना तो गोल्ड मुश्किल होता है, उतना रिटर्न देना पड़ेगा। हाँ, तो और प्लस ब्याज आप अलग से दे रहे हो, तो वो स्कीम हो गई बंद।
अब गोल्ड के लिए जब आप ना म्यूचुअल फंड वाले जैसे मल्टी एसेट फंड है, उसमें वो लोग कुछ गोल्ड ईटीएफ में लगाते हैं पैसा, तो वो एक तरीका आपके पास है कि आप पेपर गोल्ड जिसको बोल सकते हैं आप, क्या गोल्ड जी, ईटीएफ हाँ, में खरीद। पेपर गोल्ड कह सकते हैं। जी, हाँ, तो वो अभी भी चल रहा है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड अब नहीं है। गोल्ड वाला वो इश्यू सरकार ने रोक दिया था। पेपर गोल्ड चल रहा है, पेपर। पेपर लेकिन गोल्ड एक है। चीज़ समझाइए कि जैसे आपके मित्र हैं, वो हुँ, कहते हैं पहले कि यहाँ से गोल्ड खरीदीजिए, फिर किसी दिन कहते हैं कि गोल्ड की ज़रूरत पड़ गई है घर में, तो लोन ले लीजिए। हुँ, और फिर जब कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहते हैं कि गोल्ड के बदले पैसा ले लीजिए। हुँ। क्या है ये हाँ, सारी कहानी? ये कहानी ये है कि ये बिल्कुल वेल रेगुलेटेड है। आरबीआई की तरफ से रेगुलेशन है इसका, और अभी जो जी, परसों-तरसों उन्होंने एक पॉलिसी अपने लॉन्च की, उसमें गोल्ड एलटीवी की बढ़ा भी दिया है। नॉर्मली ये होता है कि जितने वैल्यू का आपका गोल्ड है, तो अलाउ जितनी सीमा अलाउ की जाती है, कोई मान लीजिए आपका गोल्ड 1 लाख का है, तो आपको हुँ, 75,000 रुपए लोन मिल जाएगा, ओके। जिसको हुँ, गोल्ड हुँ, लोन बोलते हैं। हुँ, तो हुँ, वो गोल्ड आपका जमा हो जाएगा, वो जमा रहेगा, वो एकदम वैसे ही रहेगा जो आपने दिया वही, और ओके। 75,000 रुपए आपको लोन मिल गए गोल्ड के बैक में। प्लस उस पे जो ब्याज वो लेंगे, अलग-अलग रेट जो भी तय होंगे। जी, ठीक। जिस दिन आपका मन करेगा आप उतना पैसा उनका जो भी ब बकाया है वापस करिए, वो गोल्ड दे आपका दीजिए वापस और गोल्ड ये ले लीजिए। बहुत बढ़िया धंधा है, और इसमें बहुत सारे बैंक, बहुत सारी गोल्ड लोन की स्पेशल कंपनीज़, ये सब काम कर रही हैं। साउथ में ये बहुत प्रचलित है, और जी, बहुत सारे बैंकों की एक-एक ब्रांच इसी काम में लगी हुई है। गोल्ड लोन का अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि अच्छा, ये हाँ, गोल्ड लोन जैसे मुथूट है, मन्नापुरम है, फेडरल बैंक है, कैथोलिक सीरियस बैंक ज़्यादातर है, हाँ, सीरियस, साउथ के ही सब हाँ, सब गोल्ड देते हैं। आईएफएल की गोल्ड की अलग ब्रांच है। तो गोल्ड लोन एक प्रॉपर एस्टेब्लिश वेल रेगुलेटेड बिज़नेस है। ये चल रहा है कि आप आपके पास मान लीजिए आपको लोन लेना चाहते हैं, और आपके पास आप चाहते हैं कि आप कोलेटरल लोन नहीं लेना चाहते, हुँ, कि हुँ। साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लूँ, मैं नौकरी भी नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन फिर मेरे उसके पास लिए कहाँ सोना है। गारंटी देंगे, क्या करेंगे, कुछ होगा क्या सब गारंटी बिल्कुल। देंगे? अब नौकरी नहीं करते तो होम लोन कहाँ से मिलेगा? तो गोल्ड लोन ले जी, लो आप। हुँ, या तो गोल्ड लोन एकदम रेगुलेटेड, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप उतना ही गोल्ड लेते हैं, उसकी एक सीमा के बराबर आपको लोन मिलता है, आप ब्याज चुकाते रहते हैं, जिस दिन चुक गया आप अपना गोल्ड ले लीजिए। हुँ, और हुँ, गोल्ड वहाँ भी पड़े-पड़े आपका बढ़ ही रहा है। हुँ, हुँ। वो वैल्यू जो आपको तय की गई लोन देते समय वो तो सेम है, हाँ, लेकिन लेकिन उसकी जब वापस वैल्यू, लेंगे तो उसकी कीमत तो बढ़ गई है। तो अच्छा आप जैसे रीवैल्यू करा लो आप, तो आपको ज़्यादा भी लोन मिल सकता है। और बढ़ तो जाएगा गोल्ड लोन उसका। एक बहुत अच्छी चीज़ है, और लाखों करोड़ का बिज़नेस हो चुका है ये। पूरे हुँ, देश में चल रहा है, गाँव-गाँव, गली-गली में दुकानें खुल गई हैं गोल्ड लोन देने वालों की। तो ये एक बिल्कुल, लेकिन गोल्ड का एक उद्योग है ये। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा, आप इसको हुँ, समझा सकते हैं कि ये जो रेगुलेटेड है वो तो ठीक है। जो छोटे-छोटे हुँ, शहरों में मैंने देखा, छोटे शहरों में भी गाँवों तक भी पहुँच हुँ, गए हैं, कस्बों तक भी। तो वहाँ हुँ, पर वो शायद इस तरह की टर्म्स कंडीशन रखते हैं, मुझे नहीं पता कि हुँ, आपने एक बार गोल्ड दे दिया, तो हुँ। वापस गोल्ड निकालना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें लिख दिया कि भई इतने समय में आपको इतना इंटरेस्ट चुकाना है, नहीं करना है और वो उसकी प्राइसिंग जो है वो मतलब जब उसकी कीमत लगाते हैं गोल्ड की, तो वो अलग तरीके से लगाते हैं। क्या ये भी हुँ। सब गड़बड़ी चलती है? ये गड़बड़ी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ उनमें नहीं चलती है। ये जैसे ओके, अपने यहाँ पुराने समय से मनी लेंडर होते थे, महाजनी, महाजन वैसा प्लीज़ वैसा कोई वर्ड अदरवाइज़ मत ले इसको, जी, किसी जी, जी। सरनेम को नहीं कह रहा हूँ मैं। मनी लेंडर जो होते थे, अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर, गाँव में सेठ जी के यहाँ जाके हाँ, कर्जा ले वो लो, कर सोने लेते रख लो, वो तो गैर कानूनी भी है कि आप किसी को सोना रख के लोन दे रहे हैं, आप रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है। तो हैं। उस ओके, तरह में ये छोटे-छोटे शहरों में होता है, लेकिन जो बड़ी प्रॉपर कंपनी बनी हुई है, उसमें बड़े-बड़े, गड़बड़ नहीं है। ना, ना, एकदम गड़बड़ नहीं, वो एकदम फैंटास्टिक बिज़नेस है, प्रॉपर बिज़नेस है, एकदम लिखा-पढ़ी के साथ, कि आपने इतना सोना दिया, इतनी वैल्यू है, इतना लोन आपने लिया, इसकी ये ईएमआई किस्त है, इतना नहीं, ब्याज बिज़नेस लगेगा। तो प्रॉपर है, जो दे रहा है उसके लिए भी है कि नहीं प्रॉपर? हाँ, हाँ, अरे! बिज़नेस तो सारे ही बिल्कुल। प्रॉपर होते हैं। नहीं, 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 गोल्ड लोन की जो रेगुलेटेड व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गाँव में जाके किसी सेठ जी के यहाँ आप रखा है, तब तो अलग बात है। तो फिर अलग बात है, और वो अब तक बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी होता ही होगा मेरे ख्याल में, गाँव-वाँव में लोग कहाँ जाएँगे बैंक के पास लोन हाँ, गोल्ड रखने? जी। तो म और वो सेठ जी के यहाँ जानने रख वाले दिया, पे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, वो ये कहते हैं, "भई मैं तो तुम्हारे को जानता हूँ, कहाँ जाएँगे हम लोग? उस हाँ, बैंक तो वाले वही का तो गड़बड़ भरोसा होती नहीं।" है, हाँ, हाँ। वही गड़बड़ होती है। हुँ। वही गोल्ड लोन हमेशा अच्छी जगह से लीजिए, जो प्रॉपर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनसे गोल्ड लोन लेना चाहिए। वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं चलिए चाँदी का क्या हाल चल रहा है? छोटी-सी बात और बता दें क्योंकि गा है। गोल्ड के साथ ही चाँदी का भी चल रहा है। एक ज़माने में कहा जाता था कि 10 ग्राम सोना और 1 किलो चाँदी, दोनों के दाम एक होते हैं और आपने एक नया फ़ॉर्मूला दिया कि 10 ग्राम सोना 1 महीने का राशन।
राशन मतलब 1 ये महीने का खर्चा। अच्छा, तो चांदी को कैसे देखते हैं आप? चांदी और सोना साथ-साथ चल रहे हैं भाई-बहन? एकदम एकदम साथ-साथ चल रहे हैं और सोना चलेगा तो चांदी भी चलेगी। वो भी प्रेशियस मेटल है, वो उससे ज़्यादा तादाद में उपलब्ध है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं चलेगा। वो भी चलेगा और उसका भी एक फ़ॉर्मूला है। 1 किलो गोल्ड की कीमत जो होगी, उसका जी, 2% चांदी का भाव होना चांदी की चाहिए। कीमत होगी। यस। तो अगर आज 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख का है सोना 1 किलो, हाँ, तो उसका 2% 2,20,000 होगा। तो उस तो हिसाब से तो चांदी अभी का भाव सस्ती मिल रही है। एग्ज़ैक्टली। तो अब लोग कहेंगे कि अरे ये तो चांदी को इतना ज़्यादा आप हाइप दे रहे हो। मैं कोई हाइप नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई कह रहा हूँ कि आप खरीद लो जाके कल। ये ये डेटा दिखा रहा है, 50 ये साल का मार्केट इतिहास इकोनॉमी दिखा के हिसाब से आप बता रहे हो। एग्ज़ैक्टली ये मार्केट का डेटा है। हंट ब्रदर्स ने जब 80 में घोटाला किया था चांदी का, पूरी दुनिया की 35% चांदी अपने घर पे रख ली थी, तो चांदी $50 पहुँच गई थी। वो भाव तो अभी भी नहीं है, अभी भी 47-48 के आस-पास है। तो डेटा जो दिखाता है कि एवरेज 2% ऑफ द गोल्ड प्राइस। तो उस हिसाब से देखेंगे तो चांदी, लेकिन चांदी के और रीज़न है सर बढ़ने के। एक तो सोने के साथ वो चलेगा, सोना भागेगा तो चांदी भी भागेगा, एक कारण है। दूसरा कारण है उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड फोटो है। हाँ, फोटोग्राफी में लगता था, अब वो कम हुआ है क्योंकि अब डिजिटल फोटोग्राफी हो गई है। लेकिन सोलर पैनल में, फोटोवोल्टिक पैनल में लगता है, ईवी में लगता है, ईवी भयानक में तरीके से, रिन्यूएबल एनर्जी में लगता है। इसकी डिमांड पिछले 5 सालों में बढ़ गई है। 300-400% बढ़ गई है। तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो उसके पीछे एक ये भी कारण है कि चांदी सोने के साथ चलेगा और प्लस उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो और ये कैचअप रैली अभी चलेगी क्योंकि चांदी उसका तारतम्य टूट गया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो टूट गया है। तो वो तो इसलिए चांदी में आपको ज़्यादा तेज़ी दिख रही होगी गोल्ड की तुलना में। तो ये दोनों प्रेशियस मेटल इस वजह अच्छा, पुअर मैन्स गोल्ड भी तो कहा जाता है चांदी को। जो जी, सोना नहीं खरीद यस, पाता वो चांदी वो खरीदता है। चांदी खरीदता है। वो भी एक डिमांड लगातार चांदी की इन्वेस्टमेंट की बनी रहती है। क्योंकि बल्की होती है कि आप कितना खरीदोगे चांदी, उसको रखोगे कहाँ? रखने के लिए स्पेस की भी प्रॉब्लम है कि कितना स्पेस स्पेस प्रॉब्लम है। होती है। लेकिन फिर भी चांदी में भी तो रुझान तेजी का बना हुआ है। लेकिन यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं भाई, ये सुन के जाके आप लोग सोना चांदी खरीद लो, बाद में हमको और विजय जी को कहो कि इनकी सुन के खरीदा था। ये खरीदा था मत वो करना, नहीं, वो डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है सोने चांदी चल में। क्या रहा है। ये ठीक बात है। अरे नहीं, सुन के लोग खरीद लेंगे और नहीं, कहेंगे हमने उन वो तो लोग कहेंगे कि अरे विजय जी की बात तो नहीं मानते हम, नीरज जी ने कहा है। वो तो समझते हैं मार्केट को। देखो, देखो मेरी सलाह जो लोग मानते हैं वो आराम से रहते हैं। मैं कहता हूँ आराम से सोइए 7 घंटे। सोना सबसे यस। इम्पोर्टेंट है। तो अब आप वाला सोने की ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरे वाले सोने की ज़िम्मेदारी मेरी है। नहीं, दोनों में डीप स्लीप है सर। अगर अगर सोना रख के सो रहे हो तो और अच्छी नींद आएगी। और ज़्यादा तो दोनों लोगों के ऊपर आरोप आ सकता है, इसलिए आप अपना खरीदारी की राय आपकी अपनी है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ठीक है, ये। ये ठीक है। चलिए सर, हम बात करते हैं स्टार्टअप की। एक और नई कहानी आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या है? यस। आज की स्टोरी सर आपके इलाके की है, जो आपका बहुत फेवरेट है। हमने सुना है कि आप मोमोज बहुत खाते हैं और दिल्ली में तो बहुत चलता है मोमो। दिल्ली में बहुत चलते हैं मोमोज़। गजब! अच्छा, मैं जब वहाँ था तो मुझे बहुत पसंद भी है मोमो, बहुत मज़ेदार शाम चीज़ के है। समय तो दिल्ली में मोमोज़ ही चलते हैं, अब समोसे बंद हो गए। हाँ, मोमोज़ और उसमें जो वो तीखी लाल वाली चटनी होती है ना, हाँ, हाँ, मज़ा आ जाता है एकदम। तो ऐसे ही हमारे आपके जैसे लोग 2 लोग घूमते थे, सागर दरमियानी और विनोद कुमार। इन्होंने कलकत्ता में देखा, कोलकाता में अब, कि यार ये 2008 के बाद की होगी, 2005-8 के बीच में, कि यार ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है मोमोज़ और ख़ास तौर पे नॉर्थ में, मतलब दिल्ली और उसके आस-पास इलाकों में। जी, जी। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी यार कि एक तो एकदम अनऑर्गनाइज़्ड था ये, कोई यस, ब्रांड व्रांड नहीं था और दूसरा इसको जो बनाते थे लोग वो थोड़ा हाइजीनिक नहीं थे। जो अनहाइजीनिक कहानी तरीके हमने से। वड़ा पाव में सुनाई थी आपको कि जी, हाइजीन एंड फ्रेशनेस इज़ द की। वैसे जी। उन्होंने देखा कि मोमोज़ में हाइजीन का एक इश्यू है। तो क्या किया जाए कि इसको एक ब्रांड बना दिया जाए। तो ब्रांड बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। तो ब्रांड बन जाएगा वो। तो इन दोनों लोगों ने 30-50 हज़ार रुपया लगाया शुरू में और इसको ब्रांड बनाने की प्रोसेस शुरू की। ब्रांड बन गया, बिकने लगा, इसका नाम रखा वाव। वाव मोमो आप देखेंगे मॉल्स में जगह-जगह उनकी खूब सब जगह पर वो है वाव का। दुकानें खुली। अब ये बिकने लगा, खूब बढ़िया चला, सब चलने लगा।
लेकिन ये इसमें मोट नहीं है, मोट मतलब कोई रोक नहीं है, कोई भी आदमी आके यही काम कर सकता है, तो और भी हाँ। ब्रांड आने लगे। अब क्या, ग्रोथ रुक गई। तो इन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे आगे ग्रो कराएंगे, तो उन्होंने इसके वैरायटीज निकाले, फ्राइड मोमो, स्टीम मोमो, बिरयानी मोमो और पता नहीं हाँ, कौन कौन से पनीर तरह तरह मोमो के सब मोमो होंगे। निकाले और मोमो को एक मिनी मील में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ सिजलर भी आपको देंगे, तरह तरह की चीजें देंगे, तो मोमो इज ए मिनी मील नाउ। यस। ये जब उन्होंने किया तो अब गाड़ी चल पड़ी, एस्टेब्लिश भी हो गए कि वाओ मोमो भी एस्टेब्लिश हो गया। अब जैसा लो तरह तरह की वैरायटीज और एक मिनी मील की तरफ चल और गए। वो एक बार ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो कुछ भी एडिशन चल सकता है उसको। देखिए, एक बहुत बड़े बैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी है ना, वो वड़ा पाव के बहुत बड़े शौकीन है। मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि मुझे भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा यार अच्छा लगता है लेकिन हर जगह खा नहीं सकते। वही चीज मोमो के साथ थी कि यार पसंद तो है लेकिन हर जगह नहीं खा सकते, थोड़ा हाइजीन का नहीं खा इशू हो सकते। जाता। अब जैसे ही हाइजीन हुआ तो एकदम से ना कि डिमांड फट पड़ी। क्या मॉल में जा रहे हैं, बढ़िया सजी हुई दुकान, एक बढ़िया से प्लेट में लेके अच्छा आया सा आपने नीट एंड मोमो। क्लीन हाइजीनिक प्लेस। तो ये जो कॉमन पार्लेंस में ये प्रॉब्लम थी, कोई इसको एड्रेस नहीं किया था, इन दोनों लोगों ने एड्रेस किया और 2,500 करोड़ की वैल्यूएशन का बिजनेस खड़ा कर दिया। आप सोचो मोमो का वैल्यूएशन 2,500 करोड़ का। 2,500 करोड़। हाँ, 500 वाओ हो आउटलेट गया है। ये तो वाओ वाओ है, हो गया। इतनी वाओ स्टोरी है। 400 करोड़ का साल का रेवेन्यू है मोमो बेच के। इट्स मोमोज रियली में। वाओ स्टोरी। तो ये यस। स्टोरी का क्रक्स क्या था? हाइजीन पे ध्यान दो, ब्रांड बनाओ और फिर उसको मिनी मील में कन्वर्ट कर दिया। तो ये, इसमें कोई अनोखा ज्ञान नहीं था। ये तो हम लोग जैसे पिछले हफ्ते बात करें कि अपने आसपास देखिए बहुत सारी लेकिन चीजें वो बेसिक जो अनऑर्गेनाइज्ड। आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है, बेसिक इस पहले ये देखना कि प्रॉब्लम क्या है आसपास प्रॉब्लम में क्या है? किसी। हाँ, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। तो इस तरह से वाओ मोमो की एक पूरी कहानी बन गई। ये अब तो बहुत ही मुंबई में भी दुकानें खुल गई हैं वाओ की। दिखा। नहीं, दिल्ली में काफी चलता है। चलिए, तो हाँ, वाव के साथ चलते हैं, जैसे आप प्रोग्राम में वाव करते हैं, तो इसके लिए बहुत यस, बहुत शुक्रिया। और हर हफ्ते फिर कोई नई कहानी सुनेंगे। और गोल्ड यस, के लिए नीरज जी की सलाह को आप समझ सकते हैं कि आप कैसे उस पर फैसला कर सकते हैं। फैसला करने में आपको मदद करेगा नीरज जी की सलाह। यस। तो उस पर काम कीजिए, और उसके बाद भी यदि कोई बारीक चीज समझ नहीं हो तो एंड शो जो है उसमें देखिए कि कितनी बारीक बात नीरज जी करते हैं। बहुत हिट शो है, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।